तो आज हमारा जो शुरुआत है जीएस का वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। और आप ज्योग्राफी में जानते हैं दो तरह की ज्योग्राफी होती है, एक फिजिकल ज्योग्राफी जो कि आपकी भौतिक भूगोल है और दूसरी आपकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो पीटी की दृष्टिकोण में हमेशा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग भी एराइज कर जाते हैं। मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक यही से स्टार्ट होगा, भूगोल हम यही से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आगे देखिए इस तरह से इसमें तैयारी करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज और रणनीतियाँ अपनाएं। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना अपने आप में एक बड़ी संघर्ष और चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पर इसकी तैयारी करेंगे आपको ध्यान मग्न होकर के ही तैयारी करना होगा, कैजुअल एटीट्यूड कंपटीशन में नहीं चलता है। ठीक है, तो मेन चीज़ आपको ध्यान देने वाली यही कि कहाँ से हम कितना पढ़ें और क्या क्या पढ़ें कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। अलग अलग हर्डल्स हैं, हर हर्डल्स को आपको समय समय पर पार करना है। पीटी पार करनी है, फिर मेंस पार करना है, फिर इंटरव्यू पार करना है। पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि कोई भी तैयारी अलग नहीं है ना, कोई तैयारी ऐसा है कि अलग नहीं। जब आप पीटी के लिए पढ़ रहे होते हैं तभी आपको इंटरव्यू के लिए भी छोटे छोटे तैयार करना चाहिए। आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका भारत का वो अक्षांशीय विस्तार कितना उत्तर है, कितना दक्षिण है, ये सब चीज़ें वो पूछता है। आप देख सकते हैं कि अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो होलिस्टिक अप्रोच रखें, उसमें आप प्रीलिम्स की भी तैयारी करें, जो मेंस के संबंधित प्रश्न है जिसको निबंधात्मक या संक्षेप में लिखना होता है या मध्यम स्तर का लिखना होता है, उसकी भी तैयारी करें। इसके साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी करते रहना चाहिए। इसके अलावा एक अन्य चीज़ जो महत्वपूर्ण हो जाती है वो आपको अपने व्यक्तित्व में भी थोड़ा सा परिवर्तन लाना होता है। हमें कैजुअल एटीट्यूड नहीं चलेगा। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए ढेर सारे लोग तैयारी कर रहे होते हैं और मनोयोग से तैयारी कर रहे होते हैं और प्रोफेशनल एटीट्यूड रखकर तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको भी उसी तरह से अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना पड़ता है। ठीक है, तो जब तक आप अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएंगे तो आपकी स्टडी में भी वो स्वतः दिखने लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को अगर हम देखें तो ये पता चलता है कि प्रीलिम्स में इसके 3 पार्ट हैं। आपका पहला फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड लास्ट आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तीनों से प्रचुर मात्रा में आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो पीटी में जो यहाँ पर आपसे जिससे ज़्यादा जिन प्रश्नों से मुठभेड़ होगी वो भारत के भौतिक पक्ष से मुठभेड़ होगी, जिसमें आपका भौगोलिक संरचना, भारत के भौतिक विभाग, भारत की वनस्पतियाँ, भारत की मट्टियाँ, भारत की प्राकृतिक आपदा एवं संकट उनका निवारण। तो ये 5 एस्पेक्ट जो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी भी चीज़ को शुरू करने के पहले होता है किसी भी चीज़ को जानना होता है। किसी भी चीज़ जब आप शुरुआत कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप उसकी जो सबसे कठिन चीज़ उससे भी पूछ जाए। आपको एक ओवरऑल अंडरलाइन एक परिधि के रूप में पहचानना होता है क्या क्या इसकी चीज़ें हैं, क्या क्या इसकी सीमाएँ हैं और क्या क्या इसकी जो है परिचयात्मक तथ्य है। तो कभी किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमें क्या मतलब है कि हम क्यों जो है अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप में से कोई लोग जानते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतर विस्तार कितना, बता सकते हैं?
नहीं आपकी देखिए यही बात है, जब आप तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको अक्षांश विस्तार देशांतर विस्तार पता ही होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपसे बेसिक सवाल पूछा जाएगा। जो विषय विशेषज्ञ होते हैं जरूरी नहीं है कि वो आपसे कभी भी कठिन प्रश्न पूछे जाए, हमेशा सरल चीज़ों पर भी ध्यान देना होना चाहिए। वर्तमान समय में जो आपकी जो प्रश्नों की प्रकृति है वो कूट करके पूछा जाता है। आपको एक कथन दे दिया जाता है, दूसरा कथन दे दिया जाता है, बाद में पूछा जाता है कि पहला सही है दूसरा सही है, पहला गलत है दूसरा गलत है, इस तरह के प्रश्न आते हैं ऑप्शन से। तो जब तक आपको पूरी तरह कन्फर्मेशन नहीं होगा आप उसको नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। तो पूरी तरह से कन्फर्म होने के लिए होता है डीप स्टडी करना और हर पहलू पर ध्यान देना। कई बार क्या होता है हमारे साथ जो प्रश्न हमें लगता है सरल है तो वास्तव में सरल नहीं है। ठीक, चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या पिछले साल में किस कौन सा टॉपिक कौन सा इम्पोर्टेंट रहा है मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा की। क्योंकि जब भी आप तैयारी करेंगे तो पहला है आपका प्रारंभिक परीक्षा पास करना होता है, तो मेन बाद में आता है। हर कीमत पे हमें प्रारंभिक परीक्षा पास करनी चाहिए। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन से टॉपिक भारत के भूगोल में इम्पोर्टेंट है इसको हम देखते हैं। चलिए तो देखिए ठीक है, ठीक। तो देखिए लोकेशन एंड सिचुएशन, ठीक, पहला एस्पेक्ट्स यहाँ पर जो है शायद है ना, ये स्लाइड्स को काम कर नहीं रहा है ना, ये वाला काम कर रहा है लेकिन यहाँ पर जो चल रही है वहाँ पे आ नहीं रहा है। तो जो पहला टॉपिक है आपका लोकेशन एंड सिचुएशन, ठीक है। तो लोकेशन एंड सिचुएशन में अगर आप देखें तो स्लाइड जो कि आ नहीं रही है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अलग चीज़ चल रहा है और ये कैसे होता है मुझे पता नहीं इसके बारे में, है ना, ठीक है। एक बार हो सकता है मैडम आए तो करवाएं, ठीक है। यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही, ठीक, चलिए। तो देखिए जो पहला जो आपको इसको जो पार्ट है सिचुएशन, लोकेशन एंड सिचुएशन, आपको मैं पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पीटी में प्रश्न जो पूछे जाते हैं भूगोल से वो मैथ से होते, चाहे इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड की ज्योग्राफी, दोनों ज्योग्राफी। तो लोकेशन एंड सिचुएशन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। मुख्य परीक्षा में इसका महत्व कम होता है या ना के बराबर है। मुख्य परीक्षा में आपसे कभी भी लोकेशन या इससे सिचुएशन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि फला जगह कहाँ है, कौन है, ऐसा कुछ भी आपका प्रश्न नहीं आएगा। आप वहीं आप दूसरे आप पॉइंट पर आए तो आपका आता है जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फिक यूनिट ऑफ इंडिया। तो आपका भौगोलिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना और भारत के भौगोलिक विभाग, आपको भौगोलिक विभाग से आशा है हिमालय, भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय घाट, प्रायद्वीपीय पठार और आपके तटीय मैदान, जो आपके विभाग हुई थार का मध्यस्थल, आपके जो 6 यूनिट्स हैं इसको संबंधित किया जाता है। तो यहाँ वाले जब इस पोर्शन पे आप हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि पीटी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमेशा प्रश्न आपको एराइज करके किसी भी एग्जाम में, आपकी यूपीएससी, आपके आईएएस की एग्जाम, आईएएस पीसीएस की एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि आपको इसमें आपको जो है आधार कार्ड से नहीं, आपके क्या भौगोलिक संरचना वाला पार्ट हमेशा आता है उसमें। अब क्या है, चूँकि कथन करके पूछा जा रहा है उसमें डीप जाना पड़ता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। वहीं तीसरे जो इसका जो शुरुआत होता है वो है आपका, तो हमारा टॉपिक आएगा हुआ था तो हम आपको उसमें आकर बताएंगे। हेलो, थोड़ा सा वॉइस आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही।
से यहाँ जब उठाने ठीक है ना। तो मैंने बताया कि जो मुख्य प्रश्न है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब होता है नदियों वाला टॉपिक, ठीक है। तो नदियों वाले टॉपिक पीटी के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो मेन परीक्षा होती है इसमें ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि प्राकृतिक भाग की नदियाँ और हिमालय की नदियों के क्या अंतर होते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये आपका प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो इसको आपको छोड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जब हम तैयार करते हैं तो ये देखने वाली बात है कि आप इसको मैथ से संबंधित तैयार करेंगे, ठीक। बिना मैथ के आपको कुछ भी पीटी में इसके अलावा जो है बिना मैथ के तैयार करने का कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि आप जब भी जाएंगे तो आप अगर आप मैथ में देखेंगे तो वो आपको वहाँ पे लोकेशन भी पता चल जाती है, कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से बोर्ड में टच नहीं करना, ठीक है। अच्छी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम ऑफ इंडिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप टैली में देखें पीटी के दृष्टिकोण से। तो पीटी के दृष्टिकोण से ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया यानी भारत का अपवाह तंत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप 4th नंबर पे आए तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया पीटी में इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट है, मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भारत की जलवायु मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वहाँ पर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं आपके कथन और कारण से संबंधित भाव, तो ये मेंस के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके क्लाइमेट ऑफ इंडिया में ये कम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आप 5 नंबर पे आप आते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, भारत की वनस्पतियाँ। तो भारत की वनस्पतियों से क्या मतलब है आपका उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ, आपकी सदाबहार वनस्पतियाँ। आप जानते हैं कि विश्वोत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये बार बार पूछा जाता है छोटे एग्जाम्स में, जो 1 डे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, विश्वोत्तरी क्षेत्र में, है ना। विश्वोत्तरी क्षेत्र का मतलब जो आपकी विश्वोत्तरी रेखा से गुजर रहा हो, ठीक है, तो वो वाले क्षेत्र होते हैं। पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है लेकिन मेंस में इसका कोई खास प्रश्न पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने वहाँ पर डैश डैश लगाया। पिछले साल के जो प्रश्न देखे तो मेंस में इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रही है, ठीक है। अब आइए आप सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टियाँ बहुत दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है। आपको पीटी में पूछा जाएगा किस मिट्टी में फास्फोरस पाया जाता है, किस मिट्टी में जो है काले कपास उत्पन्न वाली होती है, आराम से, ऐसा कोई वो नहीं है। देखिए 1 डे एग्जाम और पीसीएस और आईएएस में बस अंतर यही है, 1 डे एग्जाम में जो आपसे पूछा जाता है वो 1 to 1 पूछा जाता है ना, उलझाया नहीं जाता है। आईएएस में क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा उलझाया जाता है, आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन रख दिए जाते हैं ताकि आप उसको हल करने में टाइम दे, आपको मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़े। वहीं पीसीएस में क्या है आपको मेंटल एक्सरसाइज वहाँ से कम करनी है क्योंकि उससे निचले स्तर का है ना। तो वहाँ पर आपको क्या है कि आपको सुबह पूछ लिया जाएगा, एक कथन दे दिया जाएगा प्लेन, उसमें कोई खास कठिनाई नहीं होगी। यहाँ पर क्या है अगर कथन भी दी जाता है तो मैच ही रहती है, समझ में नहीं आता ये सही है या ये सही है। तो वो अंतर है आपका आईएएस और पीसीएस में। तो दोनों के दृष्टिकोण से ये सॉइल ऑफ इंडिया टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। नेक्स्ट में आता है टॉपिक है नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। पीटी में इससे प्रश्न ना के बराबर आते हैं, प्राकृतिक आपदाओं वाले। मेंस में ये पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको आपदा प्रबंधन पूरा एक हल करना ही करना है। आपको देखेंगे तो आईएएस में भी आपदा प्रबंधन को पूरी किताब पढ़नी पड़ती है और पीसीएस में भी आपदा प्रबंधन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ये जो आपका ऑप्शन है ये आपकी मेंस के लिए। अभी आपका लक्ष्य है प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा पास करना ताकि आगे चल करके मेंस की तैयारी करना, ठीक। तो जब हम यहाँ पढ़ाएंगे आज हमारा दृष्टिकोण जो है वो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ही हमारा पर आपको बताएगा, ठीक है। तो आप जब नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन इंडिया की जागृति में जब जा रहे हैं तो आपको एक सामान्य परिचय भारत का होना ही चाहिए। अगर आपका सामान्य परिचय नहीं है तो आप उससे संबंधित हल नहीं कर पाएंगे।
इसके लिए आपको क्या चाहिए, अच्छा स्कूल एटलस चाहिए, जिसमें आपका ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस सबसे बेस्ट है। कई बार क्या होता है, जब हम किताब से पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं। जैसे 8 डिग्री चैनल किसके बीच में, प्रश्न आया है, पिछले साल आया था इस विषय में, 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल जो है आपका लक्षद्वीप और हाँ, तो इसके बीच में है। अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो आप क्या होगा, विजुलाइज कर लेंगे, वहाँ पर आप उसको जो है मार्कर से बन सकते हैं। अगर आप किताब में देखेंगे तो आप लाइन्स के रूप में लिखा रहता है। तो मैप से देखने का फ़ायदा ये होता है कि आप विजुअलाइज कर लेते हैं, वो चीज़ें दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठ जाती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं और रिकॉल करने में, दिमाग को वापस करने में, याद करने में आसानी आ जाती है। तो ये इससे मेन फ़ायदा आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं जो है इंडिया के इंट्रोडक्शन। तो इंडिया का इंट्रोडक्शन सेम सिंपल है, कोई इसमें खास नहीं है। अगर आप देखें तो इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है आपका 8 ℏ जो है उत्तरी से लेकर के 37.6 आपको उत्तरी अक्षांश है, 68.7 से लेकर के आपका 97.25 पूर्वी दिशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, तो इसमें कोई खास वो नहीं है। अगर आप देखें तो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री इंडिया की है 15,200 किलोमीटर। वहीं अगर आप टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन की देखें तो आपकी 6100 किलोमीटर है, मेन लेंथ। इसमें आपका आइलैंड शामिल है। जब आप आइलैंड शामिल कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 75-16.6 किलोमीटर बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें आपका लक्षद्वीप भी है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाता है। तो ये डिफरेंसेस कर लेना चाहिए, इसमें भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको प्लीज से हाईलाइट किया। ठीक है, अब बात आती है स्टैंडर्ड मेरिडियन। आपकी मानक देशांतर रेखा कहाँ से गुजर रही है, 82 वाली को आपकी मिर्जापुर यूपी से गुजरती है। अब इसमें याद आ जाता है, ये तो एक कथन की क्वेश्चन। दूसरा क्या है, किस स्टेट से गुजरती है, वो आपका एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी गुजर रही है यूपी से, तो यूपी से आपके बाद नीचे जाएगी, कहाँ जा रही होगी, एमपी जा रही है, छत्तीसगढ़ जा रही है, उड़ीसा जा रही है और आंध्र प्रदेश जा रही है। तो ये सामान्य परिचय है जो कि आपकी ये होना चाहिए। ठीक है, देखिए आप देखिए पॉलिटिकल मैप देखने का एक तरीका होता है। ठीक है, आप जो पुराना मैप देखेंगे उसमें आपको जो है, आपको जम्मू कश्मीर पूरा एक दिखा। जो नए मैप है तो आप हमेशा नए मैप को फॉलो करें। कई लोग 5 साल 10 साल पुराना मैप पढ़ते हैं, तो क्योंकि उसमें लद्दाख एक रीजन बना नहीं था, है ना। अब जम्मू कश्मीर का जो मैप चेंज हो गया है, कई लोग और इतना पुराना पढ़ते हैं, उसमें तेलंगाना भी नहीं दिखाया रहता है। तेलंगाना को देखिए और लद्दाख वाला, हमेशा नया एटलस लेने का प्रयास करें। पुराना एटलस भी ठीक होता है, लेकिन एक नया एटलस से क्या होता है, क्योंकि सीमाएं हमेशा बदलती रहती हैं। ठीक, सीमाएं आपस में चेंज होती है, नए नए देश बनते रहते हैं, नए नए राज्य बनते रहते हैं, क्योंकि स्थितियाँ और परिस्थितियाँ इस तरह की उत्पन्न होती रहती है। ठीक है, तो ये साधारण है, जो इस लेवल की तैयारी करके आए हैं उनके लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैप देखने का एक तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देखिए, ये सेम चीज़ वही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आपका 37 उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपका ये दक्षिणी और आपका ये और आपका पूर्वी और दूसरा अक्षांश, ये इसको मैप के जरिए बताया गया। नेक्स्ट आपका ये है आपका साउदर्न मोस्ट पार्ट, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, ईस्टर्न और आपका वेस्टर्न। तो आप जब देखेंगे तो ये आपका जो है ईस्टर्न पार्ट में आपका किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दिया गया है। भारत का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, किबिथु। किबिथु एक क्या है, गांव है। पिछले साल की जो परीक्षाओं में आया था कि किबिथु शहर है कि गांव है। ठीक है, तो ये भी चीज़, अगर आप गौर इसमें जाएँ, आप इसके पश्चिमी भाग में जाएँ तो भारत का सबसे पश्चिमी भाग क्या है, गौर मोती है, जो कि गुजरात में है, कच्छ के पार्ट। ठीक है, ऊपरी पार्ट में आपका सबसे उत्तरी है इंदिरा कॉल, दक्षिणी क्या है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसे पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इंदिरा कॉल है और पिग्मिलियन पॉइंट। इसके साथ यहाँ कभी कभी जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूछ लिया जाता है, ये आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है। मान लिया आपसे पूछा गया कि भारत का दक्षिणी सबसे भाग कौन सा, आपने तुरंत फटाक से जवाब दिया इंदिरा पॉइंट, तो आपसे नेक्स्ट प्रश्न ये जरूर पूछा जाएगा, उसका अक्षांश देशांतर जानते हैं, उसकी लोकेशन का देशांतर विस्तार बता सकती है। तो आपको जब उसमें इंटरव्यू में जाएंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ 6 अंश से लेकर के 8 नॉर्थ में आपका मिलता है। तो ये चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत होती है कि जब हम तैयारी करें थोड़ा सा उसके साथ एडजॉइंट जो करते हैं उनको भी ध्यान देने का प्रयास करें। ठीक है, तो सबसे ऊपरी पार्ट आपका हो गया इंदिरा कॉल, दक्षिणी हो गया इंदिरा पॉइंट, आपका जो हो गया पूर्वी हो गया किबिथु और पश्चिमी हो गया आपका गौर। ठीक है, ये आपको 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब आइए सबसे लास्ट चल रहा है हमारा
इंदिरा पॉइंट चल रहा है, ठीक। तो अब देखिए अंडमान निकोबार अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका पीछे कारण है क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक ऐसा क्षेत्र है कि जो काफ़ी डीपीज रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक संसाधनों से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें पहला पार्ट अगर मैं आपसे पूछूं ये किस तरह से बना हुआ है, तो देखिए दो आपके इंडिया के दो साइड में जाएंगे, एक साइड लक्षद्वीप है, दूसरा क्या है अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप आपका कोरल भित्तियों से बना है, प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है, चूने पत्थर की संरचना होती है। अगर आप नोट करना भी चाहें तो एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि लक्षद्वीप किससे बना है, प्रवाल भित्तियों से बना है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है। किससे निर्मित है, ज्वालामुखी से। यहाँ पर आपका सक्रिय ज्वालामुखी बैरन भी मिलता है। कौन सा मिलता है, बैरन, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो आपसे कभी भी कोई पूछे, आपसे पीटी में भी पूछा जा सकता है फैक्ट वाइज, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में बेसिकली अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर यही है, बताएंगे कि लक्षद्वीप जो है चूना पत्थर या प्रवाल भित्तियों से बना है, जबकि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्र को चीर करके ज्वालामुखी से निर्मित एक द्वीप है, ठीक है, ज्वालामुखी कोशिश से निर्मित द्वीप। यहाँ पर आपका भारत का पहला सक्रिय ज्वालामुखी भी पाया जाता है, जिसको आप बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। नरकोदम द्वीप भी एक ज्वालामुखी, नरकोदम भी एक ज्वालामुखी, लेकिन क्या है, प्रसुप्त है। क्या है, प्रसुप्त, उसमें उद्गार नहीं हो रहा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, बैरन द्वीप, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका चीजें हैं। अब देखिए जब भी हम इसमें देखेंगे तो इसमें एक तरीका होगा, देखिए नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, आपको क्रम सजाने के लिए पूछा जाएगा, 1 2 3 पूछ लेगा आगे से, आपको बताना पड़ेगा। तो आपको लोकेशन ध्यान दीजिए, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, लिटिल अंडमान, दार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। नानकोवेरी और गोमपका हमने नहीं बताया क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं। आपको जो बेसिक जो चाहता पता होना चाहिए, क्रम से रखिए, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। अब इसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर, किस द्वीप पर होगी, ध्यान दीजिए, दिमाग को प्रयास करें, लोअर अंडमान, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। आप इसके जस्ट बगल में आप जाएंगे तो क्या है, सेनेटली आइलैंड, ठीक है। अब सेनेटली आइलैंड की क्या विशेषता है, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 7 जनजातियां पाई जाती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, यहीं पर हम ह्यूमन आर्सेट के बारे में बता दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर शायद मौका मिले ज्ञान रखने। 7 जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं, जारवा, ओंगे, सेंटली, शोम्पे, और आप सेनेटली जो है उसकी जनजाति के नाम पर सेनेटली आइलैंड पड़ा है। यहाँ पर अन्य लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है क्योंकि ये लोग जो है यहाँ पर पाए जाने वाली जातियाँ बेहद जनजातियाँ आदिम हैं और बाहर लोगों को देखते ही तीर कमान से छोड़ने का प्रयास, तीर कमान चलाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इसमें सरकार ने इसको देख करके यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है प्रवेश, और ये सेनेटली आइलैंड सेनेटली जनजाति के नाम पर पड़ा और ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए सेनेटली जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार। पता चल गया आप लोग को, इसकी विशेषताएं जो हमने करी। जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं अब दायां बायां देख लेते हैं तो हमको क्या हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। तो सेनेटली क्या है, जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो बाहर के लोगों को देखते ही घृणा के भाव से तीर वगैरह छोड़ना शुरू कर देती है। उनको लगता है कि इनके आने से हमारा कुछ हानि हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देख लिया। अब आइए आप देखिए सैंडल पीक, ठीक है। सैंडल पीक क्या है, एक चोटी है, ठीक है। अब ये चोटी कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये नॉर्थ अंडमान एकदम टॉप में, ठीक है, नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सैंडल पीक किस जगह है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, दार निकोबार, आप हमेशा सैंडल पीक कहाँ देखेंगे, नॉर्थ अंडमान में नहीं देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ज़्यादातर जैसे मैंने बताया इंदिरा काल कहाँ है आपका, ग्रेट निकोबार में, एकदम लोएस्ट पार्ट में आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनकी जो है विशेषताएं हैं और इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ क्या है कि इसका हिस्ट्रिकल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वहाँ पर जो अंग्रेजों ने सेलुलर जेल बनाई हुई थी, है ना, तो यहाँ पर है। अब देखिए पोर्ट ब्लेयर अपने आप में भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये नेवल का एक बेस भी है, ठीक है। आप जब देखेंगे तो उसके पास भी जो लोकेशन वाले में तो पोर्ट ब्लेयर एक अपने आप में एक नेवल बेस है भारत का,
वहाँ पर नेवी का जो बेस से बना हुआ है, बाकी अन्य जो द्वीप है जिसमें आपका कचाल, डसेरा, नामकोवेरी यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। तो पोर्ट ब्लेयर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, अन्य चीज़ों में आए तो आपको ये यहाँ पर दो चोटियाँ काफ़ी फेमस हैं। एक तो आप लोगों ने देख लिया सैंडल पीक, एक है आपका माउंट हैरियाट और तीसरी है आपकी थुलियार पर्वत। तो थुलियार पर्वत भी यहाँ पर पाया जाता है। माउंट हैरियाट भी है। माउंट हैरियाट एक जीव मंडल जय पार्क है। ठीक है, माउंट हैरियाट अपने आप में जो एक पर्वत है वो जय मंडल पार्क के रूप में देखा गया है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सैंडल पीक, माउंट हैरियाट और थुलियार पर्वत। ठीक है, तो ये दोनों चीज सैंडल चोटी, माउंट हैरियाट और थुलियार पीक, ये सारा का सारा जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित। अंडमान द्वीप समूह में कितनी जनजातियां पाई जाती हैं? कुल 7 तरह की जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे। ठीक है, अब देखिए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में मैंने बता दिया, इसका निर्माण कैसे हुआ है। लक्षद्वीप का निर्माण आपको प्रवाल भित्तियों से मिलने से बना हुआ है। प्रवाल भित्तियां बेसिकली क्या है कि कोरल पॉलिप्स होते हैं। ठीक है, मूंगे की संरचना है। मूंगा जानते हैं आप लोग, लाल लाल अंगूठे में देखा है पहले, देखे ना, वही ये मूंगा है। ठीक है, कोरल पॉलिप कहते हैं उसको, अंग्रेजी में कोरल पॉलिप, मूंगे से निर्मित संरचना है। ठीक है, तो ये कैसा द्वीप है? सबसे प्रारंभिक जानकारी, ये मूंगे से निर्मित द्वीप है, कोरल से निर्मित आइलैंड है। ठीक है, जो लाल लाल आप पहनते होगा ये वहाँ पर काफी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आप देखिए इसमें पूरे देखेंगे तो आप इसमें ढेर सारे द्वीप समूह का समूह है, लेकिन अगर आप इसको देखें सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो है आप यहाँ पर बित्रा बर्ड सेंचुरी। तो बित्रा क्या है? अपने आप में बर्ड सेंचुरी है, काफी फेमस बर्ड सेंचुरी है। इतनी अच्छी बर्ड सेंचुरी जो समुद्र में है स्थित है, भारत में है ना, बहुत कम है। बित्रा एक बर्ड सेंचुरी है और ये आपका यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब देखिए 8 डिग्री चैनल हो गया। अब आपको 9 डिग्री चैनल, ठीक है, 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में बता सकता है? मैं बताओ। नहीं, लक्षद्वीप तो अपने आप है, मिनिकॉय और कारावती। ठीक है, मिनिकॉय और, अब आप मिनिकॉय आएंगे, ठीक ये है। ठीक है, और आपको कारावती, ठीक, ये आपका 9 डिग्री आपका मतलब 9 अक्षांश यहाँ से गुजरती है। ठीक है, और ये आपका चैनल हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, बीच में इसके बगल में कल्पेनी आइलैंड भी है, एंड्रॉट आइलैंड है, अमेनी है, कदमत है, और कल्कन और अगेती और बंगराम। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया लक्षद्वीप में कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं। मान लीजिए आपने ध्यान नहीं दिया, कल्पेनी है ना, 4 पूछ लिया। एक आपको पूछ लेगा आपको केर आइलैंड। ठीक है, केर आइलैंड आपका तूतीकोरन द्वीप के पास, तूतीकोरन तमिलनाडु के पास है। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछा जाता है। जब आप सारी चीज़ों को देखेंगे तो आप क्लियर रहेंगे कि हाँ ये लक्षद्वीप के ही द्वीप है, इसका कोई मतलब आपके तमिलनाडु या तट या आपके खंभात वाले तट के द्वीपों से, आलिया बेट वगैरह से कोई नहीं है। तो आपके द्वीपों में एक बार हम देख लेंगे लक्षद्वीप के द्वीप, बित्रा, बंगराम, अगाती, कारावती, कल्पेनी, एंडीरॉट, अमीनी, पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, मिनिकॉय भी हो गया और आपका कारावती भी हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, ये स्लाइड आपको बताती है कि किस तरह से इंडिया के साइट एंड लोकेशंस के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और आपके तमिलनाडु के बीच में पाई जाती है। ठीक है, पाक इधर है, मन्नार की खाड़ी आपको उस साइड देखिए। ठीक है, तो ये इससे बताने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही साथ इसमें जो एक चीज़ और बताने का प्रयास किया गया है कि इनके साथ कैसे कैसे जो है आपका जो लाल और से दर्शाया गया है आपके केंद्र शासित प्रदेश और उसके बारे में बताया गया है। खास इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है, सभी चीज़ों को पता हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइम जोन सब कैटेगरी। देखिए एक अक्षांश है ना, अब देखिए टाइम जोन अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है ना। देखिए भारत का जो है टाइम जोन है वो 5.5 घंटा ग्रीनविच टाइम से आपका निर्धारित होता है। ठीक है, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर देश भारत का जो है मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक तो आपकी ग्रीनविच हो गई, ठीक है, जो कि आपके लंदन से गुजर रही थी। एक आपका हो गया जो मिर्जापुर से गुजर रही है, भारतीय मानक के साथ, ठीक है, जो कि यहाँ से आपका गुजर रही है। ठीक है, अब ये सारा का सारा क्या है कि अब टाइम जोन तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान क्या है 5 घंटे, हमारा 5.5 घंटे, अफगानिस्तान 4.5 घंटे और बर्मा आपका 6.5 घंटे और नेपाल 5 घंटे का जो मार्जिन रखता है। ठीक है, तो इसे बताने का प्रयास करें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने टाइम जोन है। तो आप आराम से देख सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका 1, 2, 3, 4 और आपका बर्मा वाला 5 और नेपाल का
ठीक, तो नेपाल का भी क्या है, वहाँ की घड़ी जो है भारत की मानक घड़ी से अंतर आता है ना। जैसे आप नेपाल जाए अपनी घड़ी लगा करके, है ना, जैसे आप नेपाल में घुसेंगे तो नेपाली घड़ी देखेंगे तो आपकी घड़ी और उनकी घड़ी में क्या है, अंतर है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम पूरब की ओर जाते हैं वैसे वैसे टाइम क्या हो जाता है। हाँ, अगर आप गुजरात में रहेंगे और उसको सफ़र करते हुए आप जाएँ और अरुणाचल प्रदेश में जाएँ तो वहाँ पर दोनों में क्या होता है, अंतर आ जाता है। वहाँ पर आप जाएंगे तो कैसा मिलेगा, कि उजाला मिलेगा कि अंधेरा मिलेगा, बताइए। अगर हम अरुणाचल प्रदेश में जाएँ, ठीक है, यहाँ के 5 बजे में और अरुणाचल प्रदेश के 5 बजे में क्या अंतर बताइए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। देखिए आप इसको थोड़ा सा लॉजिक करिए, ठीक है। जापान क्या है, जापान में सूरज क्या होता है, पहले निकलता है ना, सूखते उगते सूरज का देश कहते हैं। और लॉजिक में बता रहा हूँ, ठीक है, उगते सूरज का देश। जब वहाँ सूरज निकलता है तो हमारे यहाँ सूरज उतनी जल्दी नहीं निकलता। जब सूरज निकल गया तो डूब भी तो जाएगा ना बेटा, है ना। तो ठीक है, ये चीज होती है। अब जापान क्या है, अरुणाचल क्या है, अरुणाचल के आगे जाएंगे जापान मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे सभी लोग जानते हैं। तो ठीक है, तो जब यहाँ से आप भदोही अपनी जो भी लोकेशन है यहाँ से आगे की ओर जाएंगे तो वहाँ पर क्या मिलता है, बेसिकली अंधेरा मिलता है। टाइम वहाँ बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन भारत में एक टाइम जोन है, ठीक है। तो इसके लिए एक समय मान भी किया गया था कि भारत में 2 टाइम जोन होना चाहिए। कोई मुझे बता सकता है रशिया में कितने टाइम जोन है ना, कन्फर्म बेटा, ठीक। देखिए क्योंकि बहुत बड़ा उसका देशांतर विस्तार बहुत ज़्यादा है ना। देशांतर विस्तार मतलब आपका ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, यहाँ और ये देशांतर विस्तार, ठीक है, देशांतर रेखा, ठीक है। इसका क्या है, देशांतर विस्तार ज़्यादा है तो वहाँ पर रशिया में ढेर सारे टाइम जोन मिलते हैं, ठीक है। भारत का भी देशांतरी विस्तार काफ़ी ज़्यादा है, तो कई बार मांग की गई थी कि यहाँ भी 2 टाइम जोन होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी तक हमारा एक ही टाइम जोन चल रहा है और वो टाइम जोन जो है भारत की मानक समय रेखा से संचालित होता है, हमारे ग्रीनिच से 5:30 घंटे तक आगे होता है, ठीक है, ये 2 रीजन, ठीक है। तो ये आपका टाइम जोन हो गया। तो आपको इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो टाइम जोन है वो नेपाल नहीं फॉलो करता, आपका पाकिस्तान फॉलो नहीं करता और आपका बर्मा भी नहीं फॉलो करता, क्योंकि उसमें अंतर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आइए, ठीक, देखिए अब देखिए इसमें जो ये जो मैं आपको स्लाइड दिखाई जा रही है, ये है आपका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र में होता है, ठीक है। भारत का जो समुद्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है, 200 समुद्री माइल, ठीक है, 200 समुद्री माइल, ठीक है। अब जो यहाँ पर दूसरा देश आ गया, इसमें क्या हो जाती है, सीमाएं स्क्यूज कर जाती है, ठीक है। 200 किलोमीटर भारत का समुद्री माइल होता है, ठीक है। अब समुद्री मील क्या होता है कि 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.8 मील, ठीक। 1 समुद्री मील कितना होता है, 1.8 मील, ठीक है। मतलब जमीन की जो ज्योति ज्यादा होती समुद्र में कम होती, ठीक। 1 समुद्री मील इक्वल टू 1.8 मील, ठीक। तो भारत का कितना है कुल, आपका 200 समुद्री मील आपका समुद्र के अंतर्गत एक्सटेंड EEZ, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अंग्रेजी में इसको EEZ कहा जाता है। ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यहाँ तक आप मछली पकड़ें, आप खनन संसाधन करें, खनिज संसाधनों का खनन करें, इसमें कोई बाधा नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग चीज होते हैं, एक स्थल रेखा होती है, ठीक है, एक आधार रेखा होती है, फिर इसके बाद एक आपका जो है आपका जो EEZ की लास्ट वाली लाइन दिख रही है, ये आपका क्या है, ये आपका विशिष्ट आर्थिक मंडल के बीच में आपका जो आधार रेखा, ये आपकी स्थल रेखा है, इसके बीच पतली से रखती हुई होती है, वो आधार रेखा होती है, और ये सबसे लास्ट में आपकी आर्थिक मंडल, विशिष्ट आर्थिक मंडल, जिसे आपको EEZ कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है और इसमें आप जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो से यहाँ पर आपको दिखाया भी जा रहा है कि 200 समुद्री नाटिक माइल एक्सेप्ट श्रीलंका क्रॉस, क्योंकि श्रीलंका एक अलग देश हो जाता है, उसकी सीमाएं जो होती है वहाँ पर तो वैसे ही 200 किलोमीटर नहीं है और वहाँ पर श्रीलंका का जो क्षेत्र है तो वो इस तरह से चीजें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी स्क्यूज हो जाती है, रील्स जुड़ जाती है, ठीक है। तो अब आप देखिए पूरा का पूरा ये क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र, यहाँ पर आप मछलियों का मतलब समुद्री संसाधन, खनिज संसाधन और आप ऊर्जा संसाधन का खनन कर सकते हैं, ठीक है। भारत के कई सारे ऊर्जा संसाधन भी इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, ठीक है। कारावती भी एक जो है प्रकार का ऊर्जा संसाधन है, ठीक है। कारावती बेसिकली किसके लिए फेमस है, लहर ऊर्जा के लिए फेमस है, ठीक है। लहरें जो समुद्र में चलती है उसके जरिए आप जो उसके ऊपर नीचे से टरबाइन चला करके बिजली वगैरह
पैदा किया जाता है। तो ठीक, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अंडमान का अलग आर्थिक क्षेत्र है जिसको एरिया के रूप में दिखाया गया है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए मेन चित्र क्या होता है कि जब हम समुद्र में जाते हैं तो भारत में जो हिंद महासागर है, शायद है ना, हो सकता है मुझे भूल रहा हूँ, भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर कोई समुद्री सागर है, महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंस है, और ये नीचे हिंद महासागर में इसकी स्थिति क्या है, बिल्कुल मुकुट के रूप में, मुकुट के रूप में है ना, एकदम टॉप पे है, और आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे संबंधित आपसे एक प्रश्न भी बनता है जो मेंस में इम्पोर्टेंट होता है, हिंद महासागर की भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। इसका पीटी में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं, वो मेंस में आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हिंद महासागर के जो क्षेत्र हैं उसके उत्खनन के रुपये चाहिए, तो ये बंगाल की खाड़ी ये हिंद महासागर से ही सटा है, ठीक है। भारत को इसके अलावा हिंद महासागर में भी आपको अनन्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में जो उत्खनन करने के लिए होता है वो भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप आए तो ठीक, ये देखिए, अगर आप एडजॉइनिंग बाउंड्रीज, ठीक है, तो ये भी परिचय आपको, इसमें सारी चीज़ें आपको दी हुई है। आप देखिए, आप इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री 3323 किलोमीटर, आपका इंडिया चाइना 3488 किलोमीटर, भारत नेपाल 1751 किलोमीटर, इंडिया भूटान आपको पता हो। जब भी आप इसमें देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा पहले देखना हो, कोई बता सकता है सबसे ज़्यादा भारत की किससे सीमा लगती है, किस, हाँ, और सबसे कम किससे लगती है, ठीक, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इंडिया अफगानिस्तान जैसे कि आपको दिया हुआ है 106 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको ये भी याद हो जाएगा 106 किलोमीटर, मान लीजिए कभी कथन के रूप में दिया, कथन 1 कथन 2, तो एक सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है, सेकंड कथन आपको दे दिया कि इसकी सीमा 106 किलोमीटर, तो दोनों कथन से आप आंसर आप आराम से लगा देंगे, तो आप उस क्षेत्र पे हर एस्पेक्ट्स को आपने टच कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने आपको सेम चीज बताया था उसी को थोड़ा सा साफ सुथरा करके 106 किलोमीटर पार, ठीक है। तो ये जो है उसमें बताने का प्रयास किया गया है आपका चाइना के साथ जो सीमाएं हैं उसको थोड़ा सा डिटेल, तिब्बत और जियान प्रांत, नेपाल, भूटान, बर्मा देश और ठीक। अब इसमें देखिए 5 ऐसे राज्य हैं जिनका जो है कोई खास ना तो किसी से सीमा लग रही है और ना ही कोई इनका जो है समुद्री सीमा है, ठीक है। तो ये 5 स्टेट आपके नाम इसमें ये फिगर दर्शाया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट, ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आप जब मैप में जाएंगे तो आपको होता है आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है। भारत से कौन सी रेखा गुजरती है बताइए, कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनका सारा का नाम आपको जानना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको दिए हुए आ, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, ठीक है। हम लोग क्या होता है जब देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हम बताते हैं, होता है क्या है जब कोई चीज़ ज़्यादा होने लगती है तो हमको जो होता है दिमाग ग्रास्प करना कम कर देता है। गुजरात सबको याद है, राजस्थान, मध्य प्रदेश पढ़ते, छत्तीसगढ़, जैसे ही हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर रेखाओं को हम जो है भूल जाते हैं, तो त्रिपुरा और मिजोरम में हम फंसने शुरू हो जाते हैं, वहीं पर हमारा क्वेश्चन गलत होता है और हम पीटी में आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो आपको पूरा तरीके से याद होना चाहिए, सरल है किंतु बहुत जरूरी है। हमारी जो रेखा है वो आपके त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के भी गुजरती, ठीक, 7 सिस्टर में त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट स्लाइड में आप आए देखिए, आप देखिए अब यहाँ से आपका हमने जो परिचयात्मक दिया, ठीक है, आपको जो मैटर है सारे के सारे मैटर वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, हमने दे दिया है। आपको स्टेट कराना चाहे करा लीजिए या आपको जैसा भी हो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक, अंदर से, ठीक, मैटर आपको, ठीक है, मैटर वाला काम से सब पूरा परिचयात्मक पूरा डाटा मैटर जो तथ्यात्मक जानकारी है उसको आपको मिल जाएगा प्रिंटेड मटेरियल, आप उसको अपने हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, बार बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता क्या है। एक स्टूडेंट और टीचर में एक स्टूडेंट को डाटा हमेशा याद रहना ही रहना चाहिए। टीचर का क्या होता है कभी कभी मिस हो जाता है लेकिन स्टूडेंट को कभी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं। हमारे मुँह से 105 नहीं कर सकता लेकिन आपको 106 याद रहना चाहिए कि अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा है। अब देखिए अब जब हम जिस चीज़ जा रहे हैं इसके पहले का क्या था, वो मैपिंग है ना, सामान्य परिचय और मैपिंग। अब हम जागृति में कूदने का है, ठीक है। अब देखिए जियोमॉर्फिक यूनिट्स क्या है। जियोमॉर्फिक यूनिट्स मतलब भू-भौतिक विभाग, भू-भौतिक विभाग। देखिए धरातल पर हर चीज समान नहीं है, कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं द्वीप है और कहीं पर आपका तटीय
मैदान है ना, अलग अलग चीज अलग अलग प्रोसेस से निर्मित होते हैं और अलग अलग ढंग से बनते हैं। ठीक है, जो थार मरुस्थल है वो आपके कोस्टल प्लेन में नहीं चलेगा, जिससे प्लेटू बनता है उससे प्लेन नहीं बनेगा, जिससे आपका पर्वत बन रहा है उससे प्लेन नहीं मिलेगा। सबके प्रकरण क्या क्या है, अलग अलग है। ठीक है, उस पर ज़्यादा अगर मतलब ध्यान देने की जरूरत नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ ध्यान से सरल शब्दों में, अलग अलग जो दशाएं हैं धरातल की उच्चावच, अलग अलग भू-आकृति जो विभाग हैं वो अलग अलग प्रक्रमों से निर्मित होते हैं। जैसे पर्वत है वो कैसे निर्मित होगा, आपका जो है दो प्लेटों के टकराव से निर्मित होता है ना। और मैदान क्या है, अवसादों के विक्षेपण से निर्मित होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर नार्दर्न प्लेन, ठीक है, नार्दर्न प्लेन आपका गंगा और जो आपका ब्रह्मपुत्र और आपका जो सिंधु नदी है ये कैसे निर्मित हुआ है। नदियाँ मट्टी लाती हैं, इस मट्टी को बिछा देती है कि नहीं बेटा, ये विक्षेपण से निर्मित होते हैं। और पर्वत कैसे निर्मित होते हैं, बहुत सारे दो प्लेट टकराती हैं, उसके बीच में जो अवसाद रहते हैं उसके बीच में जो संपीड़न होता है और उठने लगते हैं। मेरे हाथ को देखिए, ऐसे दो प्लेटें आ रही हैं, टकराएंगे तो क्या होगा, ऊपर अलग अलग प्रक्रम। ठीक है, जब हम जाएंगे तो इसमें तो आपको जरूर होता है। ठीक है, आज इस परिचयात्मक है इसलिए आप समझने का प्रयास करें, इंट्रोडक्टरी क्लास है पहले। ठीक है, अब देखिए प्लेटिंग। प्लेटिंग क्या होता है, पर्वत ही रहता है लेकिन आपका जो है उसका चौरस होता है, उसका जो शीर्ष होता है चौरस होता है, कटा फटा होता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है, भारत में जो वेस्टर्न घाट है, भारत गोंडवाना लैंड नाम का बहुत ही प्राचीन धरातल है। भारत एक बहुत ही प्राचीन धरातल है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड नॉर्थ में है, गोंडवाना लैंड क्या है, दक्षिण है। ठीक है, तो जब भारत अलग हुआ, धीरे धीरे अलग होकर के उत्तर की ओर खिसका। ठीक है, अब उत्तर की ओर खिसकता क्यों है, क्योंकि हमारा जो है गुरुत्वाकर्षण और ध्रुवों के, ठीक है, अलग अलग फोर्सेज होती है, ध्रुवों के कारण आकर्षण होता है चुंबकीय, इसके कारण ये प्लेटें चलती हैं। ठीक है, प्लेटों चलने के मैकेनिज्म होते हैं, वो एक अलग पोर्शन में मेंस में आएगा, हम आपको फिजिकल जाकर में बढ़िया से समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो हिमालयन रेंज है ना, टकराते हुए अलग अलग तरीके से होगा। ठीक है, जिस एक प्लेट टकराई थोड़ा सा उत्थान हुआ, प्लेट नॉर्मल हो गई, फिर वो टकराई तो और ऊपर अलग अलग एज में अलग अलग उत्थान हुआ, जिससे अलग अलग हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो आपके मन में कभी भ्रम नहीं होना चाहिए कि क्या ये बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये अलग अलग चीज में हुए। ठीक है, हर की हाइट अलग अलग है। शिवालिक हिमालय की हाइट अगर बृहद हिमालय से कम है, ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से बनता है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के किनारे किनारे पर हमें तटीय मैदान मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ द्वीप भी पाए जाते हैं। जब और हम डिवीजन को देखते हैं, हम द्वीप को भी डिवीजन कर देते हैं। यहाँ पर ब्रॉडर टर्म में दिया हुआ है, जिसमें द्वीप को नहीं दिखाया गया है। जब हम और सूक्ष्म टर्म आएंगे तो हम इसमें द्वीप में भी बांट देते हैं, जिसमें आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपीय भाग अलग एक स्थलाकृतिक भूभाग मानचित्र में मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका चीजें हो गई। ठीक है, अब देखिए, ये माना जाता है कि दक्कन प्लेटू जो है, दक्कन का पठार, ये सबसे बड़ा लावा का उत्खनन था। ठीक है, सबसे बड़ा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको लावा का पठार के बारे में अगर जिन्होंने कभी पढ़ा हो, तो कोलंबिया स्नेक का पठार याद आता होगा, अमेरिका है ना, वो भी लावा से बना है। लावा का मतलब क्या होता है, जो नीचे से आकर आता है। ठीक है, दो प्रकार से लावा नीचे से आता है, ये मैं थोड़ा सा हल्का से बता देते हैं। एक में आएगा जो फोर्स से आएगा पर्वत का निर्माण में, एक क्या होता है दरारी उद्वेलन, धीरे से आएगा बिछ जाएगा परत के रूप में, तो ये क्या है, दरारी उद्वेलन है। ऐसा उद्वेलन है दरारी नहीं, अगर आप फोर्स से आएगा, पानी मारिए तो ऊपर जाएगा, नहीं जाता है, और धीरे से छोड़िए तो ऐसे बढ़ जाएगा, नीचे निकल जाएगा, है ना। यहाँ पर फोर्स से लावा ऊपर नहीं है, ये धीरे फिसर है ना, दरार के जरिए उद्वेलन हुआ, लावा धीरे धीरे निकल करके जमने लगा। अब जब जमा तो क्या अलग अलग समय में निकलता गया, नीचे के न्याय फिर एक बार जमा, फिर ठंडा हो गया, फिर जमा, फिर हुआ, तो क्या सीढ़ी बन गई, इसे दक्कन ट्रैक कहते हैं। ट्रैक का मतलब क्या होता है, सीढ़ियाँ। ठीक है, अलग अलग काल में अलग अलग ढंग से इसका निर्माण होता है। ये पूरा का पूरा एरिया आपका है। ठीक है, काली मिट्टी का क्षेत्र है पूरा, ये कपास वाला। ठीक है, काली मिट्टी का क्षेत्र, हमलावा का पठार ऊपर, ये आपका अहमदाबाद महाराष्ट्र वाला पूरा का पूरा एरिया। ठीक, काली मिट्टी वाला एरिया आपका इसमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक, देखिए ये अब सेम चीज भी मैंने इसमें देखा, आप देखिए इसमें क्या है, फिजिकोलॉजिकल डिवीजन, नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन, थार डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटू रीजन, कोस्टल प्लेन और आपका आय। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी हैं, लेकिन आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है। तो आप लोग अब समझ गए कि भूभौतिक विभाग होता क्या है। भूभौतिक विभाग मतलब उसके उच्चावच के आधार पर
विभाजन। उच्चावच का मतलब क्या हो गया? ऊंचाई, ठीक है। अगर आप देखें पहाड़ जितना ऊंचा है उतना पठार ऊंचा नहीं होगा, उतना मैदान, फिर उससे सबसे लास्ट में आपका द्वीप, जो कि आपके सी लेवल से निर्धारित होता है, ठीक है। तो अलग अलग उच्चावच का विभाजन, उच्चावच के आधार पर अलग अलग भौतिक विभाग का निर्माण, चूंकि रीजनल ज्योग्राफी होती है इंडिया, इसलिए हमने एक रीजनल ज्योग्राफी की सीमा है, एक रीजन चूज किया हुआ है। ये क्या है? इंडिया है। इंडिया तक इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में अगर आप आए, ठीक है, अब देखिए बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है, इसलिए आप प्रश्न की अलग से उम्मीद करते हैं। तो जो इकोलॉजी वाले प्रश्न है वो फिजिकल ज्योग्राफी में है ना, कभी कभार इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाता है तो इंडियन ज्योग्राफी वाले प्रश्न है, ठीक है। अगर नामना मलई, अगस्त मलई, ठीक है, जो भी कुछ है इसमें पूछा जाता है। वेस्टर्न घाट में नीलगिरी, ऋषिगंगा, धौलीगंगा, वो जो भी सारे क्वेश्चंस और अभी लोकेशन से कभी उसकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब देखिए इसमें बायोडाइवर्सिटी वाले रीजन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी जो हिमालय में जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी वो क्या थार के मरुस्थल में पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। थार में कहाँ वनस्पतियाँ होती, कम होती है, लेकिन क्या वो नगण्य है? क्या उसका महत्व, उसका महत्व वहाँ के दृष्टिकोण से और अधिक हो जाता है, ठीक है। डेजर्ट की अलग पार्ट, सेमी अरब अलग पार्ट, आपका वेस्टर्न हिमालय अलग, ईस्टर्न हिमालय अलग, ट्रांस हिमालय अलग, अलग अलग जोन बन जाएंगे बायोडाइवर्सिटी, है ना। बायोडाइवर्सिटी जो है आपकी जैव विविधता का मतलब होता है आपका क्या है? अल्फा, गामा और बीटा। एक प्रजाति के बीच में पाए जाने वाली विविधता, दो प्रजातियों के बीच में पाए जाने वाली विविधता और एक क्षेत्र पाए जाने वाली सभी प्रजातियों की विविधता को गामा से निरूपित करते हैं। चलिए हम आपको इसमें चार्ट से लिख के दिखाते हैं। तो देखिए, ठीक है, आप अल्फा, ठीक है, बीटा और गामा, ठीक है, विविधता बायो अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या है? एक जातियों के बीच में पाए जाने वाली विविधता, ठीक है। जो कि जैव विविधता आ गया है, जैव विविधता आपको वहाँ भी फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा। यहाँ से आपको इनपुट दे देंगे तो आपको काफी आराम रहेगा। एक जातियों के बीच में पाए जाने वाली विविधता, यानी ह्यूमंस के बीच में भी देखिए कितने विविधता, काला, गोरा, मोटा है ना, सब अलग अलग, मोटा नहीं, सब बहुत सारी है ना। मतलब उसमें मंगोलाइड, आपका निग्रोइड, आपका काफिसाइड, जो आपका रेसेस होती हैं, अलग अलग रेसेस हैं, नहीं है ना, सारे लोग ऐसा अलग अलग, ठीक है। हम लोग क्या है वो एक अलग मामला है, ठीक है। इंडिया क्या है, वो रेसेस का मेल्टिंग पॉट है, एक ऐसा क्षेत्र है जो कि जहाँ पर सभी लोग मिल करके मिक्स हो गए। जब मिक्स हो गए, आर्य द्रविड़ सब मिक्स हो गए, तो पता ही चला कौन किसका है। तो कोई कह नहीं सकता कि जो है हम आर्य हैं, हम काफिसाइड हैं, हम मंगोलाइड हैं, निग्रोइड, सब मिक्स है, ठीक है, मेल्टिंग पॉट, सब मिक्स है। तो ये आपका एक प्रजाति के बीच में पाए जाने वाली विविधता, ये आपकी दो प्रजातियों में पाए जाने वाली विविधता, और ये आपको जब किसी क्षेत्र से संबंधित कर देती है तो आपकी गामा जैव विविधता के रूप में पाया जाता है, ठीक है। आइए अपनी स्लाइड्स पे आते हैं। तो देखिए जो वेस्टर्न हिमालय है वो ईस्टर्न हिमालय से अलग है, आपका ट्रांस हिमालय अलग है। ट्रांस हिमालय, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न हिमालय, तीन हिमालय हमने निकाल लिया इस आधार पर जैव विविधता के आधार पर। ट्रांस हिमालय में कोई जैव विविधता नहीं पाई जाती। आप एक क्लास में इसको विजुअलाइज कर लीजिए, ठीक है। क्लास में विजुअलाइज कर लेने के बाद आपको घर में उसकी मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैटर ले गए, पढ़ लिया, आपको सब क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए ट्रांस हिमालय क्या है, आपका काराकोरम रीजन, ठीक है, पूरा एक तरह का शीत मरुस्थल, वनस्पतियां ना के बराबर, चट्टानों की मट्टी है नहीं तो वनस्पतियां कहाँ से होंगी, ठीक है। जीव जंतुओं की संख्या में जो विविधता नहीं पाई जाती है ना, जीवाणुओं की क्रियाएं बहुत कम, ह्यूमस कम, सब कुछ कम। ट्रांस हिमालय हिमालयन रीजन में सबसे कम जैव विविधता वाला क्षेत्र। अब आइए वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ईस्टर्न हिमालय में ज़्यादा बारिश होती है कि वेस्टर्न हिमालय में ज़्यादा बारिश है? ईस्टर्न हिमालय में, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा जवाब। इससे पता चलता है कि आप लोग पढ़ते हैं, ठीक, क्योंकि बारिश की मात्रा हमेशा वहाँ से लेकर के इधर की ओर हटती जाती है। पूर्व में ज़्यादा होगी, पश्चिम की ओर,
तो ईस्टर्न हिमालय में बारिश ज़्यादा होगी, जब बारिश ज़्यादा होगी तो ह्यूमिफिकेशन ज़्यादा होगा, जीवाणुओं की क्रिया ज़्यादा होगी, जैव विविधता अपने आप ज़्यादा। पेड़ होगा, पेड़ पे लता लग जाएगी लियाना, तो जैव विविधता होगी कि नहीं होगी ज़्यादा? भाई पेड़ है, पेड़ पे जैव विविधता है, 10 तरह की चींटियाँ हैं, 10 तरह के वहाँ के जीव जंतु हैं। आप लेयर्स दिख रही है, पेड़ों की भी लेयर, ये पेड़ इस लेयर का, फिर उससे बड़ा लेयर का, फिर उससे कैनोपी ऊपर अलग अलग लेयर्स के पेड़ हैं, उसके पेड़ के ऊपर जो है लताएं लिपटी हुई हैं, नीचे जीव कीड़े मकोड़े अर्थापोड़ा, ये सब की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो अपने आप में वहाँ पर ईस्टर्न हिमालय जैव विविधता वाला क्षेत्र है। समझ गए आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर? अब दोनों में आपको इसी तरह से सवाल पूछा जाएगा। सवाल कैसे बनती है ये भी मैंने आपको बता दूंगा, ठीक है? वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, आपका ईस्टर्न हिमालय में जैव विविधता ज़्यादा है, ठीक है? क्वेश्चन मेघालय, आपका मेघालय वाला रीजन, आप अरुणाचल प्रदेश का रीजन ले लीजिए, खैर वो तो अलग मामला है। अरुणाचल प्रदेश में तो आपसे कोई पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में जैव विविधता है बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है? आपको पता होना चाहिए आर्किड सबसे ज़्यादा आपके 7 सिस्टर्स पूर्वोत्तर भारत में ही मिलता है। आर्किड समझ रहे हैं ना, एक तरह का फूल होता है, ठीक है? जो कि आपका पेड़ों के उस पर उगता है, ठीक है? पेड़ों के जो अवशेष होते हैं उस पर उगते हैं। आर्किड्स की सबसे ज़्यादा अधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है? आपके ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय मतलब 7 सिस्टर, मतलब आपका मिजोरम, आपका नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सारा का रीजन वहाँ पर ज़्यादा जैव विविधता मिलती है। तो ये आपने हिमालय के रूप में देख लिया। अब आइए गैंगेटिक प्लेन की जैव विविधता के रूप में देखिए। खेती वाला रीजन है, नदियों ने निक्षेप किया, उतनी अधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई नहीं जाती। आम, नीम, महुआ यहाँ के मुख्य वृक्ष, ठीक है? जीव जनजातियों में यहाँ के जीव जनजातियों अगर आप देखेंगे तो आप चिड़िया सब कर लेंगे तो ये चलक चीज, ठीक है? अब देखिए सेंट्रल हाईलैंड्स, विंध्यन वाला पूरा एरिया, ठीक है? मध्य प्रदेश विंध्यन के नीचे वाला एरिया, यहाँ पर भी डेक्कन प्लेटू जैव विविधता उसकी तुलना में अलग हो जाती है। दोनों में डिफरेंसेस होता है, ठीक है? सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है और डेक्कन प्लेटू में क्या है? एक जो है सेंट्रल, ये काली मिट्टी वाला रीजन पड़ जाता है और उसका अलग हो जाता है। लेकिन मिट्टी की डिफरेंस से भी जैव विविधता में अंतर आता है ना? जो मिट्टी चेंज होगी वैसे वैसे वहाँ की जैव विविधता भी बदलने लगती है। विषुवत क्षेत्रों में जो मिट्टियाँ होती हैं वो हमेशा ध्रुवीय क्षेत्रों या आपके मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों से हमेशा अलग होती है, क्योंकि आपकी क्लाइमेट का प्रभाव उसके अक्षांशों के जरिए होता है, ठीक है? ये एक अलग चीज होगा, ठीक? अब आइए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट अपने इंपॉर्टेंस पर आते हैं, ठीक? जहाँ से हमसे क्वेश्चन एराइज किए जाएंगे। वेस्टर्न घाट जैव विविधता के लिए काफ़ी फेमस था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, काफ़ी तरह तरह की समस्याएं होने लगी, नए नए घर, नए नए नगर बनने लगे, नए नए मॉल्स खड़े होने लगे, नए नए शहरों का निर्माण हुआ, नए नए फैक्ट्रियाँ का हुआ, तो यहाँ की जो है जैव विविधता क्या है, विक्षुप्त होने लगे। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह की जैव विविधताएँ पाई जाती थी। पूरा नीलगिरी फेमस है, ठीक है? नीलगिरी अगर आप देखें तो नीलगिरी है तो नीला रंग है, ठीक है? वहाँ पर नीले फूल खिलते हैं, वो एक अलग मामला है ना? तो नीलगिरी वाला रीजन भी आपको इसी में मिलता है, ठीक है? अब ये वेस्टर्न घाट वाले रीजन में आपका कोंकण तट, आपका कन्नड़ तट, आपका पूरा मालाबार तट के बगल वाला जो ऊपर देखिए गोरखा तट, तटीय क्षेत्र, मतलब आपकी धरातल प्लेन, ठीक है? मिट्टी वाला क्षेत्र, ठीक है? प्लेन का मतलब वहाँ पर जलोढ़ काम मिट्टी पाई जाती है। ये आपका कोंकण, यहाँ पर कन्नड़ और ये आपका मालाबार, ठीक? इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको वेस्टर्न घाट मिलेगा। वेस्टर्न घाट क्या है, एकदम खड़ा ढाल वाला पर्वत है ना? ये वस्तुतः एक पर्वत ही नहीं है, एक तरह का क्या है, स्क्रैप है ना? जब गोंडवाना लैंड से कट के अलग हो रहा था तो इसका निर्माण हो गया, ठीक है? तो वेस्टर्न घाट अगर कोई कहे बहुत पर्वत है तो वो अपने आप में भूगोल के दृष्टिकोण से गलत है, ठीक है? एक प्रकार का भ्रंश कगार जो कट रहा था तो ये जो वेस्टर्न घाट है, जब ये हवाएं आती हैं, अगर आप देखें तो मैं आपको फिर से यहाँ चार्ट पे ले जा रहा हूँ, है ना? ठीक है, ये ठीक है, ये वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है? ये वाला एरिया आपने बॉम्बे वाला कर दिया, ठीक है? कोंकण तक ये वाला एरिया हो गया आपका ये, ठीक है? लोकेशन मैंने चेंज नहीं किया। अब ये हवाएं आ रही है ईस्ट से, नमी है इनके अंदर, ठीक है? जब नमी है तो यहाँ पर बारिश करती है, ठीक है? और ये बारिश हुई, यहाँ पर उतरने लगी, पवना मिट्टी डाल में सूख गई, सारी वर्षा वहीं कर दिया, अब वहाँ बारिश नहीं करेगी। तो ये पवना मुखी ढाल और पवना विमुखी ढाल, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है? तो
जब इस वाले वेस्टर्न घाट में आपको काफी मात्रा में जैव विविधता मिलेगी, नमी रहेगी, पानी बरसेगा, केमिकल जो होती क्रियाएं ज़्यादा होती हैं, बारिश में सबसे ज़्यादा केमिकल क्रियाएं होती हैं, आप लोग को पता ही नहीं। इस समय केमिकल क्रियाएं कम है, जबकि बारिश में क्या होती है, केमिकल क्रियाएं सबसे ज़्यादा मात्रा में होती हैं। ठीक, तो ये कम और ज़्यादा होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी जलवायु किस तरह से प्रभावित होती है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसी तरह से देखिए, आप पुणे वाले का एरिया जो प्रश्न पूछा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए, पुणे में क्या होता है, पवनामुखी ढाल का है ना, तो वहाँ से जब हवाएं उतरती है तो सूख जाती है, शुष्क हो जाती है, नमी खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर उतनी बारिश नहीं होती है, तो वहाँ पर जैव विविधता क्या है, कम। जैव विविधता के लिए साफ साफ कॉन्सेप्ट है, नमी होनी ही चाहिए, है ना। जैव विविधता तभी होगी, तभी जीव जातियों की संख्या में वृद्धि होगी, कीड़े मकोड़ों की संख्या में वृद्धि होगी, उसको खाने के लिए अन्य जीव आएंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको बताया। तो वेस्टर्न घाट का भी ये वाला पोर्शन है, अगर आप देखेंगे पवना अभिमुखी ढाल, ठीक है, यहाँ पर आपका जैव विविधता ज़्यादा है, पवना अभिमुखी ढाल पर आपकी जैव विविधता कम है, क्योंकि बारिश कम होती जा रही है। ये आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से संबंधित कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा। अब आइए ईस्टर्न घाट, हमारा वेस्टर्न घाट का एक कॉन्टिन्यूअस, अब देखिए हमने जैसे बताया ना, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार देशों में अंतर बताया, आपको पता चल गया, इंटरव्यू के लायक या पीटी के लायक, ठीक है, थोड़ा सा मेंस के लायक भी बताएंगे, पता चल गया होगा, ठीक है। अब इसी तरह से ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में भी अंतर है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, देखिए, वेस्टर्न घाट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और ईस्टर्न घाट का टूट टूट करके, है ना, आपको मिलेगा यहाँ पर अन्नाकोंडा, है ना, टूट करके, बेलकोंडा रेंज, है ना, नल्ला मलाई रेंज, अलग अलग, ठीक है। वेस्टर्न घाट आपको पूरा एक सेट के रूप में मिलेगा, कहीं डिसकंटिन्यूअसली नहीं, यहाँ पर टूट करके, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में क्या है, ईस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट में आपका, है ना, वेस्टर्न घाट में आपकी जैव विविधता ज़्यादा है, ईस्टर्न घाट में आपकी जैव विविधता कम है। माइंड में बिठा लीजिए, ईस्टर्न घाट में जैव विविधता कम है, ईस्टर्न घाट में जैव विविधता कम है, वेस्टर्न घाट में जैव विविधता ज़्यादा है। ईस्टर्न घाट की ऊंचाई कम है, वेस्टर्न घाट की ऊंचाई, अरे भाई यही तो आपको मिलती है ना, आप लोग रटते रहते हैं अन्ना मलाई, है ना, हाँ, सारी ऊंची चोटी यही तो है ना, दादू बेटा अन्ना मलाई। सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताइए, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत में, साउथ इंडिया में, हाँ, और नीलगिरी में दो बेटा, देखो बेटा अच्छे से, ठीक है, दो बेटा, आपका जो आपका अन्ना मलाई, सारे हाई रेंज कहाँ है, यहाँ पर भी है, ठीक है, और उस साइड में भी जो है आपका उतने ऊंचे पर्वत नहीं है। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाँ, महल, ठीक है। तो ये आपका ईस्टर्न घाट की ऊंचाई वेस्टर्न घाट की तुलना में क्या है, कम है। जब ऊंचाई कम हो जाती है तो क्या होती है, हवाएं क्या हो जाती हैं, पास हो जाती है। एक तो वैसे भी कटापटा है ना, तो उतना चढ़ना उतरना हो नहीं पाता, तो यहाँ पर बारिश की मात्रा उतनी नहीं हो पाती है, और इसलिए यहाँ पर जैव विविधता आपका कम होता है। लेकिन जैव विविधता यहाँ पर भारत की जो बे ऑफ बंगाल है उससे संलग्नता इसकी है, ठीक है, इसमें मेंस इस रीजन, ठीक है। अब जब मिल जाते हैं तो इसके नीचे वाला एरिया जो होता है आपका पलनी की पहाड़ी है, जो हम आपको जब जाएंगे उस पिक्स में स्क्रीन बताएंगे, ठीक है। आज तो हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कैसे चला जाता है, ठीक है, नेक्स्ट जब आएगा तो हम आपको पूरी अच्छी तरीके से चलाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के हम बायोडाइवर्सिटी पर हैं, उससे हटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आपका विविधताओं के बारे में हमने देखा, ठीक है। तो ये आपने समझ गया कि थार के मरुस्थल में सेमी एरिड जो मलावा का पठार वाला एरिया है, ये वाला आपका एरिया है ना, इसकी तुलना में यहाँ थार के मरुस्थल में जैव विविधता बहुत कम है, और सेमी एरिड वाला जो एरिया है वहाँ पर जैव विविधता उसकी तुलना में ज़्यादा है। तो भारत में सेमी एरिड वाला एरिया आपने पहचान लिया, इंडिया, ठीक, प्रायद्वीपी भारत, ठीक है। प्रायद्वीपी भारत का मतलब क्या है, प्रायद्वीप मतलब दोनों साइड से समुद्र, पानी, समुद्र कहेंगे, पानी तो एक अलग चीज हो गया, है ना, तो ये समुद्र का होना, ठीक है। तो इधर समुद्र है आपके, और आपके इस साइड समुद्र है, ठीक है। अब देखिए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है, ये आपके पेनिनसुलर इंडिया के इंपॉर्टेंट पार्ट, बीच में आपका डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू के आप ऊपर जाएं तो आपको यहाँ से दिख रहा है आपका मलावा का प्लेटू, यू आपका बुंदेलखंड, जो हमारे बुंदेलखंड यूपी वाला,
बांदा वाला रीजन है ना, आपका हमीरपुर महोबा वाला बुंदेलखंड का रीजन। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको बीए मिलेगा, बघेलखंड, ठीक है। अब बघेलखंड बुंदेलखंड में जो भ्रम होता है अब आपको नहीं होगा, ठीक है। CH छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। जस्ट उसके बगल जाए देखिए मेघालय का प्लेटू दिख रहा है आपको, आपको पॉइंटर नहीं आपको पता, ठीक है। तो मेघालय का प्लेटू है, ठीक है। वेस्टर्न घाट दिखा, ईस्टर्न घाट दिखा, समझे, उसके बायोडायवर्सिटी को देखा। अब उसके बीच में जो प्लेट है, दक्कन का पठार आपको हमने बता दिया कि आपके क्रिटेशियस युग में हुआ था, अलग अलग, ठीक है। बुंदेलखंड के रीजन्स को आप घर जाएंगे जरा देखिएगा जिले कौन कौन से पड़ते हैं, ठीक है। अब लोहे और कोयले के लिए फेमस, ठीक है, जर्मनी, खनिज पदार्थों के लिए फेमस, ठीक है। तो ये रूल है, ठीक। तो भारत में छोटा नागपुर पठार खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से बहुत क्या है, संपन्न है, ठीक है। यहीं पर आपको जो है रानी है पूरा, आपको पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। आपको बारोबार वाला सारा रीजन, ये सिंहभूम वाला सारा रीजन, यहाँ लोहा भी है, कोयला भी है ना, तरह तरह के खनिज पदार्थ, टिन भी यहीं पर है ना, टिन वगैरह सब यहीं पर, इसलिए काफ़ी फेमस हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट आइए, अब आपको एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको समझना चाहिए, क्लास में समझने की चीज़ है ना, आपका मेघालय का प्लेटू, ठीक है। मेघालय का प्लेटू, दोनों प्लेटू से जितने सारे प्लेटू मैं दिखा रहा हूँ सारे के सारे मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। मेघालय का प्लेटू मैच क्यों नहीं कर रहा है? आप लोगों ने किताब में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? देखिए हुआ क्या कि जब गंगा नदी जो यहाँ पर आने लगी तो आपके बांग्लादेश में अपनी मिट्टियों का निक्षेप करने लगी तो वो भर गया, ठीक है। राजमहल, मालदा, गारो, कैप, ठीक है, राजमहल कैप का निर्माण हो गया, कैप का एक तरह का, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार कोई अलग अलग पठार नहीं था, ये एक पठार था, लेकिन जब इसमें नदियाँ बहने लगी उन्होंने अपने निक्षेप का निर्माण किया, इस गैप से निर्माण किया, ठीक है। तो मेघालय का पठार आपका किसी भी दृष्टिकोण से हिमालय का अंग नहीं है, समझ रहे हैं बात? मेघालय का पठार हमारे प्राकृतिक का पठार है, चूंकि वहाँ पे नदियाँ आने लगी और निक्षेपण करने लगी, निक्षेपण के जरिए मट्टी का निकास करने लगी पूरे बांग्लादेश में, है ना, आपका पूरा होने लगा, वहाँ पर जो गैप का निर्माण हो गया, इससे मेघालय का पठार का निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखिए मेघालय का पठार 3 चोटियों के लिए फेमस है, क्योंकि मेघालय के पठार के नाम पे आ गया, ठीक है। मेघालय मतलब मेघ का घर, ठीक है। 3 चोटियों, गारो, खासी और तो यहाँ पर ट्राइब्स के नाम पे, चोटियों के नाम पर जो है, पर्वतों के नाम पर जो है ट्राइब्स पाई जाती हैं, ठीक है। और यहीं पर आपका चेरापूंजी और मानिसराम भी है ना, चेरापूंजी जो है और मानिसराम है ना, मानिसराम सबसे ज़्यादा बर्फ वाला क्षेत्र, कीप के आकार की, यहाँ पर कीप के आकार की जो है चोटियाँ हैं जिसमें हवाएं जाती हैं, निकल नहीं पाती हैं, वहीं पर बारिश करती रहती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बारिश वाला रीजन ये बन जाता है। मौसम और जलवायु में अंतर होता है, मौसम क्या है 24 घंटे का है, जलवायु आपका क्या है 36 साल का है, ठीक है। 36 साल बाद क्लाइमेट हल्की सी डिफरेंस आ जाती है। आपके जो दादा वगैरह जो हम परदादा पहले हैं उसमें क्लाइमेट में और आपकी क्लाइमेट में क्या थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन होने लगता है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट दिखता है, ठीक है। तो इसलिए अंतर आ जाता है, इसलिए वानिस्वामी जाता है वहाँ पर ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग पद्धतियाँ बदल जाती हैं, तो उसके ज़रिए से अंतर आने लगता है, ठीक है। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो पहले की तुलना में अच्छा मेजरमेंट अब होता है, पहले होता था, अब हो रहा है ना, तो ये एक चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपका मेघालय का पठार वस्तुतः हमारे प्राकृतिक पठार का ही एक अंग है। तो ये मेंस का भी प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है, आपको लिखना होता है 100 शब्द में, 150 शब्द में, है ना, जैसा वो डिमांड करता है, आपको उसी बुकलेट में आपको जहाँ पर दे दिया जाएगा उसमें नीचे स्पेस छोड़ दिया जाएगा, आपको लिखना है, ठीक है। अब तो आप लिखने के साथ साथ अगर जगह मस्ती तो आप मैप का भी निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो मेघालय का पठार कैसा है? प्राकृतिक पठार का ही ये भाग है, ठीक है। निक्षेपण के द्वारा ये अलग हो गया, ठीक है, नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टियों के निक्षेपण से ये क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। ठीक, आप देखिए ये सेम चीज जियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडियन पेनिनसुला, अलग अलग चीज के अलग अलग पठार और थोड़ा माइंड, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस, ईस्टर्न घाट यहाँ पर वहाँ पर फिर गैप, देखेंगे गैप दिख रहा है, गैप कैसे बन रहा है, गोदावरी वैली से गैप बन रहा है, कृष्णा वैली से गैप बन रहा है, नदियों के लाने से क्या होता है, गैप का निर्माण हो गया, ठीक है। नदियों ने क्या किया, पूर्वी घाट को काट फाड़ दिया, ठीक है। ईस्टर्न घाट को कटा फटा कैसे हो गया, नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों के, ठीक है। नदियाँ क्या करती हैं, पर्वतों को काटती हैं, जल का काम क्या होता है,
होता है? इरोजन करना, अपरदन करना, ठीक है। जल हमेशा हर चीज़ को क्या करता है? एक इरोजन का कारक काटता खींचता रहता है, ठीक है। तो ये आपको देखा ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट, ये है आपका कर्नाटका का प्लेटू, उसके जस्ट ऊपर आपका तेलंगाना का प्लेटू, फिर आपका छत्तीसगढ़ का प्लेन, फिर सेंट्रल प्लेटू, फिर छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के नीचे बुंदेलखंड, और ये पूरा का पूरा रीजन आपका दक्कन प्लेटू, ठीक है। दक्कन प्लेटू के बीच में आपका मालवा का पठार, फिर थार का डेजर्ट, फिर काठियावाड़ पेनिनसुला, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताएगी। उसके ऊपर कच्छ, ठीक है, अलग अलग डिवीजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब भी आएंगे तो आपको एक चीज़ जरूर पूछने को मिलता है, मालवा प्लेटू, ठीक है। मालवा का पठार, मालवा का पठार काली मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। राजस्थान और आपके मध्य प्रदेश और कुछ मात्रा में गुजरात में विकसित तीन राज्यों में है, ठीक है। मालवा का पठार तीन राज्यों में, हाँ। और कैसा रीजन है? काली मिट्टी का क्षेत्र, ठीक है। काली मिट्टी का क्षेत्र, तो कभी कभी यहाँ पर लावा निकला, राजमहल में क्या है? लावा निकला, ठीक है। छोटा नागपुर पठार में राजमहल वाला एरिया क्या लावा से निर्मित है ना। लावा मतलब क्या है? प्राचीन चट्टानें नीचे आकर जो बनती जो है प्राचीन वाली, ठीक है। ठीक, अलग अलग चीज़ की अलग अलग विशेषताएं, ठीक है। उसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रिंटेड मटेरियल्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोरोमंडल जो कि आपको हाईलाइटेड करके दिखाया जा रहा है, उसके पीछे विशेषता, कोरोमंडल से प्रश्न आता है। कोरोमंडल का तट जो है आपका तमिलनाडु में स्थित, ठीक है। अब होता क्या है? कोरोमंडल के तट में लौटते मानसून की बारिश होती है, ठीक है। शीतकालीन माह, ठीक है। मानसून हमारे यहाँ कैसा है? ग्रीष्मकालीन, लेकिन वहाँ कैसा है? शीतकालीन। शीतकालीन मानसून के लिए कहाँ होती है? कोरोमंडल। तो आपको जो नहीं पता था जिन विद्यार्थियों को, वो इसके जरिए से पता चलेगा, ठीक है। तो कोरोमंडल तट मतलब आपका प्लेन एरिया, आपका प्लेन बीच वाला एरिया, ठीक है। वहाँ पर आपको कोरोमंडल तट में लौटते मानसून की वर्षा यानी शीतकाल में वर्षा होती है, क्योंकि शीतकाल में वर्षा आपके कहाँ से आएगी? पूरी अरब सागर से आएगी, नमी लिए रहेगी और आपके कोरोमंडल में बारिश करेगी। अब आती कहाँ है? ये आपके इस एरिया से आएगी। ध्यान दीजिए, जैसा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ के साथ मानसून जब आपको पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। होता क्या है कि शीतकाल में हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है यहाँ, ठीक है, इस एरिया, ठीक है। अब यहाँ से हवाएं ऐसे आएंगी, ऐसे चलेंगी, ठीक है। यहाँ से नमी जो होती है बंगाल खाड़ी वाली लेकर के बारिश करती है, ठीक है। स्थल से हवाएं आएंगी तो क्या होंगे? शुष्क होंगी, और जल से जब हवाएं चलेंगी तो क्या होंगी? नमी वाली होंगी। तो नमी वाली होगी तभी तो वर्षा होगी, है ना। स्थल से वाली वर्षा, स्थल से चलने, स्थल से कोई हवा आ रही है उससे बारिश नहीं होगी। जो समुद्र से कोई हवा चल के आएगी उससे बारिश कहाँ होगा? इसमें, है ना। और तपेगा, जितना तपेगा उतना अच्छा लो प्रेशर जनरेट होगा, उतना अच्छा मानसून आएगा। तप रहा है तिब्बत वाला एरिया, ठीक है। सूर्य का उत्तरायण है, समझ रहे हो? सूर्य मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये आपको, ठीक। अब देखिए ये हिमालय के बारे में देखिए, जो हिमालय का जो पर्वत श्रेणियाँ है, ठीक है, उसके बारे में ये एक डैश तरीके से बताया गया, ठीक है। तो इसमें जो हिमालय का जो है, नेपाल हिमालय, हिमालय हिमालय, ये नदियों के द्वारा निर्धारित किया गया है। अलग अलग नदियों को काटा है, उसके जरिए अलग अलग रीजनल का डिवर्जन किया गया है। इसको करने का श्रेय जो था सिडनी बुमराड महोदय जो थे, उन्होंने इसका डिवीजन किया है, ठीक। प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। संरचना भी अलग है और नदियों के द्वारा उसके जो है अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, ठीक। आसाम हिमालय, नेपाल हिमालय, हिमालय हिमालय और कश्मीर हिमालय, ठीक है। अलग नदियों के द्वारा चार हिमालय, चार तरह का डिवीजन है, ठीक है। आइए ये देखिए हिमालय को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखते हैं, ठीक है। ये आपकी शिवालिक रेंज है, 600-700 किलोमीटर, 600-700 मीटर वाली, ठीक है। शिवालिक रेंज सबसे लास्ट में बनी है, ठीक है। इसके बाद जो आप देखेंगे जो मैं नहीं पूछा जा रहा, आपको पॉइंट वाइज करके तथ्य दे दिए जाते हैं, उसके जरिए आपको लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपने देखिए शिवालिक, हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। शिवालिक, धौलाधर रेंज, गिर पंजाब रेंज, आपका ग्रेट हिमालय, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, हिंदुकुश, ठीक है। ये जो लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज क्या है? ट्रांस हिमालय, क्या है? ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार वाला। ट्रांस मतलब होता है पारवर्ती, ठीक है। पार, ट्रांसजेंडर है ना, पार मतलब इस नैगर न हो जाए, ठीक। पार, ये पार वाला है ट्रांस हिमालय, लद्दाख और
काराकोरम, ठीक है। इसके बाद जांस्कर, तो आपको रखना होगा काराकोरम रेंज समझना अलग, इसको लाल ढाक कहा जाता है, भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु है, ठीक है। तो ये आपको मैंने हिमालय की हल्का फुल्का बताने का प्रयास किया, जिसमें आपको माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, ये सब चीज़ें आपको दिखाई जा रही है, माउंट कैलाश में दिखाया जा रहा है। अब देखिए इसमें ये है कि आपको जो है पता होना चाहिए कौन कौन सबसे ऊँचा है, कौन कौन सी उसकी हाइट्स क्या क्या है, ठीक है। तो आपका सेकेंड सभी लोग को पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट सबसे हाइएस्ट है ना। नेक्स्ट आपका जो है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी और कंचनजंगा जो इसमें दिखाया गया है। तो जो मेन आपको जो फोकस करना है इस नेचर में, जिसको बच्चों में समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, मेरा बताने का प्रयास है। आप नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ठीक, इसको रखिए। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर बहुत टिपिकल होता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 7 रख लिया है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ऊपर आपको लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 और 7 क्रम से करें, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। अब आपको सजाना है, ठीक है। जब तक आपको पता नहीं होगा साथ के साथ तो आप गड़बड़ कर जाएंगे, ठीक। तो आपको पूरा चीज ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको सबसे पता होगा शिवालिक सबसे दक्षिण में है, उसके ऊपर धौलाधर है, फिर उसके ऊपर पीर पंजाल में ही आपका काश्मीर घाटी है, ठीक है। जांस्कर रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज। अब सिंधु नदी किसके बीच में रहती है? देखिए मैप में, देखिए मैप देखने की कला है क्या बेटा? देखो यही गलती होती है, देखिए मैप देखने की कला, मैंने कहा ना ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। जिसने मैप्स को पकड़ लिया वो ज्योग्राफी में हो गया। ज्योग्राफी में हर चीज मैप से चलती है। हर के पास एक अच्छा एटलस होना ही चाहिए, बिना एटलस के आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। जब मैप से कोई के बीच में काराकोरम से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी सिंधु नदी, आप पहले देखा होगा तो आपको तुरंत समझ आना चाहिए कि सिंधु नदी है। सिंधु नदी लद्दाख और जांस्कर के बीच में से होकर के बहती है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा मैंने बताया किस तरह से देखना है, जो कि पर्वत से संबंध है, मैंने उसकी चर्चा की, ठीक है। अब अन्य स्लाइड्स को देखेंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है, ठीक है। काफी काम बचा हुआ है, ठीक। तो ये आपका पामीर नाट, ठीक है। पामीर नाट का हिंदुकुश और कुल्लू पर्वत के बीच में। कुल्लू पर्वत भारत के अलग, मतलब भारत के हिस्से में नहीं है। हिंदुकुश भारत में नहीं है, कुल्लू भारत में नहीं, चाइना का पर्वत। उसके बीच में क्या है? पामीर नाट। पामीर नाट किससे होती है? यही रखिए, घर में जाके नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें हिंदुकुश और कुल्लू दोनों पामीर नाट, ठीक। सेम चीज काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, नेपाल में चले गए नामचा पर्वत, तीखे मोड़ है नंगा पर्वत से नामचा पर्वत, ठीक है। भारत हिमालय की, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ठीक। हिमालयन बायोडाइवर्सिटी मैप दिखाया जा रहा है। मैप के जरिए अगर आपने मैप की तैयारी अच्छी हो गई है तो आप इसे फटाक से पढ़ लेंगे। लो बायोडाइवर्सिटी, मॉडरेट बायोलॉजिकल रिचनेस, हायर बायोलॉजिकल, वेरी हायर बायोलॉजिकल रिचनेस। ये वाला देखिए, सिलेक्टिव वाला, ठीक है। मैप को देखिए, हाँ मैप को देखिए, ध्यान से देखिए, विजुलाइज करिए। जब आप यहाँ पर विजुलाइज करेंगे तो आप करेंगे विजुलाइज, मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना। जो चीज़ हम देख रहे हैं उसको दिमाग में बैठेगा। हम जब 3 चीज़ की क्रिया करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और उस चीज़ को बार बार देखते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या होती है? स्थायी मेमोरी में जाने लगती है। इसमें जाती है अस्थायी मेमोरी से अस्थायी मेमोरी। तो मैप को देखने की भी एक कला है। तो ये वाला एरिया देखिए, वेरी हाई बायोलॉजिकल रिचनेस, इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ ज़्यादा है, अच्छी चीज़ है, बायोलॉजिकल ज़्यादा है ना। कहाँ दिख रही है? आपके अरुणाचल वाले रीजन में दिख रही है। मैंने बताया ना क्वेश्चन घाट उसी का क्या है, बार बार आपको दिखाया जा रहा है स्लाइड में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको अब आइए, लो बायोलॉजिकल रिचनेस कहाँ है? लो इस एरिया में दिख रहा है कि दिख रहा है? रंग से पहचानिए, देखा? सिंदूरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल गया। कठुआ, उधमपुर, वैष्णो देवी वाला एरिया काम है, उधर जाइए। घूमने जाने के लिए कहाँ जाएंगे? बायोडाइवर्सिटी अगर जुटना है और अगर आप समझना चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश जाइए, है ना। तवांग जाइए, बहुत अच्छा है। तवांग में अगर आप जाएंगे तो क्योंकि पत्थर है, पूरा चट्टानी एरिया, प्लेन चट्टानी, लद्दाख वाला एरिया, ठीक है। काराकोरम वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ये इससे जरिए पता चलता है, ठीक है। मॉडरेट बायोडाइवर्सिटी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके जरिए आप समझ गए क्या है बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग इंपॉर्टेंस, ठीक है। थोड़ा सा साइंटिफिक लेकिन समझने की, ठीक है।
अब आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं ना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसी के साथ ही देखिए कल से हम जो है इसको अच्छे तरीके से अगर जो नेक्स्ट कर लें तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखिए भूगर्भिक संरचना। मैंने पहले ही बताया भारत गोंडवाना लैंड का अंग है ना, प्राचीन समय से चला आ रहा है ना। इसका कोई भी भाग जल्दी डूबा नहीं है समुद्र के अंदर, केवल 2 भागों को छोड़ करके डूबे हैं समुद्र के अंदर किनारे वाले, ठीक है। और कोई भी भाग समुद्र के अंदर डूबा नहीं, प्राचीन समय का है, ग्रेनाइट से बना है, नीच से बना है, ठीक है, पेनिनसुला इंडिया का, ठीक है। भारत ही एक ऐसा महाद्वीप, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हर तरह की आपकी भूगर्भिक संरचनाएं मिलती है। मैदान है ना, प्राचीन जब पृथ्वी की बनी चट्टान थी वो भी आज पाई जा रही है ना, पठार है, पर्वत है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है। अगर हमारे यहाँ सब अजायब घर है प्रजातियों का, मेल्टिंग पॉट ऑफ रेस है, तो हमारे यहाँ हर तरह की जियोलॉजिकल भी पाई जाती है। मेंस में आता है, जाकर के जो मेंस रखते हैं उसमें आता है। भारत जो है एशिया का एक ऐसा देश है जिसमें हर तरह की जो भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती हैं की व्याख्या में, ठीक है, हर तरह की भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक, आइए रॉक सिस्टम, ठीक है। अब देखिए रॉक सिस्टम में आपको 4 पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है। देखिए आपको स्लाइड्स बढ़िया से दिखा देंगे, है ना। आर्किक रॉक सिस्टम जो कि आपका प्री कैम्ब्रियन ईरा में उत्पन्न हुई थी, आपका पुरान रॉक सिस्टम जो कि प्री कैम्ब्रियन ईरा ओल्डेस्ट में, है ना, मेटामॉर्फोसिस रॉक होती है। थर्ड आपकी पर्मियन रॉक सिस्टम जो कि आपका पैलियोजोइक ईरा में उत्पन्न हुई थी। फोर्थ आपका आर्यन रॉक सिस्टम जो कि सबसे रिसेंट, ठीक है, आर्यन, ठीक है। अलग अलग नीले वाले जो है वो 4 को बताते हैं, उनके भी पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो आर्केइक रॉक सिस्टम है 2 पार्ट में बढ़ जाता है, आर्केइक गीसेंसिस्ट एंड धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़ सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में धारवाड़ क्षेत्र जो है सबसे अधिक खनिज में संपन्न, हर तरह के खनिज मिलते हैं, बहुत अधिक बायोलॉजिकल रिचनेस है कर्नाटका का धारवाड़ रीजन, ठीक। धारवाड़ क्या है, जिला भी है, ठीक है। अब आइए पुरानी रॉक सिस्टम में, ठीक है, कुडप्पा सिस्टम, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर बना है, ठीक है। खनिज पदार्थ निकालते हैं। विंध्यन सिस्टम चूने पत्थर वाली संरचना है, मध्य प्रदेश का एरिया, ठीक है। विंध्यन श्रेणी जो आपकी जा रही है बालाघाट का, ठीक। थर्ड वाले का ये द्रविडियन रॉक सिस्टम, कार्बोफर्निस रॉक, ठीक है, इंपॉर्टेंट गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड वाली नहीं है ना, कार्बोफर्निस रॉक सिस्टम, ठीक, अमेरिकन कोड, ठीक। तो कार्बोफर्निस युग में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें क्या थी, वनस्पतियाँ दब गई थी। वनस्पतियाँ जब दबती है तो उससे कोयला, तेल वगैरह का निर्माण, जीवाश्मी ईंधन का निर्माण होता है, दबने से होता है, क्योंकि धरातल हमेशा स्थिर रहता है, जब दब जाती है कई साल बाद उसके अंदर से निर्माण होता है, ठीक। अब आइए सबसे नूतन वाला सिस्टम, ठीक है। कार्बोफर्निस में अमेरिका में कोयला बनाता है, हमारे यहाँ आर्यन सिस्टम में जो रिसेंट रॉक मानी जाती है आर्यन, ठीक है, उसमें पहला है गोंडवाना सिस्टम। उसी में गोंडवाना सिस्टम में इंडियन कोल का निर्माण नदी घाटियों में हुआ, क्योंकि नदी घाटी में तो दबेंगे, हर जगह थोड़ी दबेंगे, ठीक। नदी घाटियों में कौन कौन सी कहाँ कोयला मिलता है, वर्धा नदी की घाटी, ठीक है, नदी की घाटी में कौन है, सिंगरैनी, गोदावरी, ठीक है। गोदावरी किसकी सहायक नदी है, वर्धा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की, ठीक है। फिर आइए दामोदर का कोयला क्षेत्र, हर कोयला क्षेत्र किसी नदी घाट से संबंधित भी है, ठीक है, गोंडवाना का, ठीक है। भारत में 2 तरह के कोयले क्षेत्र पाए जाते हैं, गोंडवाना का कोयला क्षेत्र और आपका टर्सरी कोयला क्षेत्र। टर्सरी कोयला क्षेत्र आपका अमृतसर, गुजरात, जम्मू कश्मीर, निचोन, और गोंडवाना क्षेत्र आपका जो साउथ इंडिया में नदी घाटियों में पाया जाता है आपका, वो जिसमें दामोदर नदी घाटी वाला, वर्धा नदी घाटी वाला और आपका सोन नदी घाटी वाला, ठीक है, सोन नदी घाटी वाले में पाया जाता है, ठीक। तो सिंगरैनी कोयला क्षेत्र और सिंगरौली कोयला क्षेत्र अलग अलग है, ठीक है। सिंगरैनी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, सिंगरौली कहाँ है, मध्य प्रदेश में, है ना। तो ये सब चीज़ें सीखने की है, भ्रम में नहीं फंसना है, ठीक है। अब देखिए मैप से समझने का प्रयास करें, ठीक है। रिसेंट पीला वाला एंड प्लस्टोसिन, ठीक है, ठीक है, ये आपका रिसेंट, ठीक। टर्शियरी, डेक्कन ट्रैक्ट, गोंडवाना नदी घाट, जो मैंने बता रहा था ना आपको, कौन सा, सिंगरैनी, है ना, ये, ठीक है, वर्धा, यहाँ पर है वर्धा, ठीक है, ये आपका एरिया सोन, ठीक है, ये आपका गोंडवाना वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से बनी हुई हैं। सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टानें होती है, इग्नियस रॉक आपकी आग्नेय चट्टान होती है। आग्नेय चट्टान क्या होती है, लावा से बनती है,
और आपकी सेडिमेंट्री रॉक क्या है, अवसादों से बनती है, ठीक है, एक जगह दूसरी जगह से ले आकर के नीचे पर से बनती है, ठीक है। तो हमेशा आपको खनिज कोयला और तेल, ठीक है, कोयला और खनिज तेल हमेशा सेडिमेंट्री रॉक में मिलेगा, कभी भी इग्नियस रॉक में नहीं मिलेगा, क्योंकि जमीन से नीचे से आ रही है, ठीक है। दबा कहाँ होगा, ठीक है, धारवाड़ रीजन, अभी हमने पढ़ा ना धारवाड़ रीजन कहाँ से बनी है, कर्नाटका में एक धारवाड़ जिला है, ठीक है, वहाँ पर ये राख प्रचुरता में मिलती है, ठीक, इसलिए उसके नाम जो भूगोलवेत्ता थे आपके डी एन वाडिया महोदय वगैरह जो पूरा समूह था उस समय है ना, जियोलॉजिस्ट का, इंडियन जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट वाले, उन लोगों ने सब मिल करके इसके नाम पर जो भी इसके नामांकन पत्र थी उसके आधार पर रखा, ठीक है। कहाँ है धारवाड़, ये है, ठीक है, इसके अवशेष ये देखिए, ध्यान देने वाली बात यहीं पर आप विजुलाइज करिए, ठीक है। तो आपको स्टडी मटेरियल लेना होगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसके बाद आपको इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये है, ये यहाँ ये सारा, ठीक है, धारवाड़ संरचना मेघालय में भी दिख रही है, थोड़ा सा देखिए, ठीक है, अपना नजर मारिए, ये यहाँ पर आपको ये इंडेक्स कहलाता है, ठीक है, इसको यहाँ पर करिए, यहाँ पर करिए, करके देख करके आप प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मिल रही है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। विंध्यन रॉक्स चित्तौड़गढ़, बिहार, भोपाल, है ना, एक बताने का प्रयास किया गया है यहाँ भी, ठीक है। विक्षेपण हुआ एक के ऊपर दूसरी परत तीसरी परत ऐसे बनती गई, तो जरूरी नहीं कि जहाँ पे हर जगह मिले। भाई पुराने समय का चट्टान है, प्राचीन काल पृथ्वी की जो भूप्रॉपर्टी से संबंधित ये है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जब जीवन की उत्पत्ति नहीं थी तब की ये चट्टान है और आज भी है। तो कहीं नदी कहीं तो दूसरे का अध्यारोपण हुआ, फिर उस पर दूसरी परत बिछी, फिर तीसरी परत बिछी, तो इस तरह से इसका निर्माण आपका हुआ। तो विंध्यन रॉक आपको देखने को मिल गया कि कौन सा ये आपका रीजन है, आपने पकड़ लिया मैप के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको गोंडवाना, बस 5 मिनट, बस 2 मिनट, ठीक है। तो ये आपका गोंडवाना राइट हो गया, ठीक है, ये आपको दिख गया, डेक्कन ट्रैप है, ठीक, दैट्स ऑल, ठीक है। टाइम भी हो गया है हमारा, है ना, खत्म कर दो, ठीक है, बस एक, ठीक है। तो ये है आपका, है ना, तो आप लोग देख लिया, बाकी जो